चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ सब आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या उसमें इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज़ अ डिक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज़ नोन एज़। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? देखिए समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है बोल रखा है कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज़ अ डिक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज़ नोन एज़। क्या वो श्रिंकेज लिमिट होगा? सॉलिड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या लिक्विड लिमिट? क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं। हम्म वह अधिकतम जल अनुपात जिस पर जल अनुपात में कमी से मृदा द्रव्यमान का आयतन कम नहीं होता, वह क्या कहलाता है? क्या उसको संकोचन सीमा, ठोस सीमा, प्लास्टिक सीमा या तरल सीमा बोलते हैं? ठीक है, तो हम पहले समझने के लिए आपका इसमें देखिए सॉलिड लिमिट ऐसी कोई भी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होती नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? प्लास्टिक लिमिट को हम बोलते हैं कि ये आपका एक थ्रेड टेस्ट होता है। प्लास्टिक लिमिट को हम बोलते हैं थ्रेड टेस्ट। इसको हम बोलते हैं थ्रेड टेस्ट। हम्म होता क्या है ये कि वाटर कंटेंट एट विच 3 mm थ्रेड बिगेन टू क्रम्बल। ठीक है ना, वाटर कंटेंट at which 3 mm thread begins to crumble। ठीक है, begins to crumble मतलब प्लास्टिक लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 mm डाई का एक थ्रेड लाइक शेप बनाते हैं। ठीक है ना, तो जिस वाटर कंटेंट पर आपको जो 3 mm डाई का हमने थ्रेड तैयार किया वो क्रम्बल यानी वो फटने लगे, तो उस वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब लिक्विड लिमिट क्या होता है? लिक्विड लिमिट देखिए आपकी मैक्सिमम वाटर सॉरी लिक्विड लिमिट आपका मिनिमम वाटर कंटेंट होता है। मैंने यहाँ पे सब चीज़ मेंशन कर दी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो चीज़ों को कवर करने में, और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लें। लिक्विड लिमिट क्या होता है? एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है। ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट, जितनी भी आपकी सॉइल है वो लिक्विड लिमिट पर हैव सिमिलर शियर स्ट्रेंथ आपकी लगभग बराबर होती है। फॉर बेस कोर्स एंड वियरिंग कोर्स ऑफ हाईवे लिक्विड लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 35%। ठीक है, जब हम हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में जबकि वेस्ट कोर्स और बियरिंग कोर्स के केस में क्या होता है कि लिक्विड लिमिट आपकी 35% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं? तो पहला मेथड आपको निकल के आता है जो काफी इंपॉर्टेंट मेथड बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। पहला आपका होता है कैसाग्रांडे टूल। कैसाग्रांडे टूल में क्या होता है कि हम 425 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये मैं सब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप स्लाइड में मेंशन कर दी हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। कैसाग्रांडे टूल में क्या होता है कि हम 425 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। इसमें जो जो ग्रुप डायमेंशन जो हम ग्रुप बनाते हैं, इसमें जो ग्रुप डायमेंशन होती है, चाहे आप कैसाग्रांडे टूल हो या फिर एसटीएम टूल हो, दोनों के लिए आपकी ग्रुप डायमेंशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो ग्रुप डायमेंशन होती है पहले देखें कैसा ग्रांडे टूल के केस में। तो कैसा ग्रांडे टूल के केस में जो ग्रुप डायमेंशन आपकी होती है, वो जो टॉप से अगर देखेंगे इसकी विड्थ 11 mm होती है, बॉटम से इसकी ग्रुप की विड्थ 2 mm होती है, और ग्रुप की हाइट आपकी 8 mm होती है, यानी 11 into 8 into 2 mm डायमेंशन वह होती है आपकी कैसे ग्रांडे टूल के केस में। वहीं अगर देखेंगे एएसटीएम टूल के केस में क्या होता है, जो ग्रुप की टॉप विड्थ होती है 13.6 mm होती है, बॉटम विड्थ आपकी 2 mm होती है, और हाइट इनकी 10 mm होती है। अब देखेंगे कि जो आपकी एएसटीएम टूल हो गया, एएसटीएम टूल हो चाहे वो कैसे ग्रांडे टूल हो, ठीक है, दोनों में आपकी जो बॉटम विड्थ सेम होती है वो आपकी 2 mm होती है। हाइट वेरी करती है, कैसे ग्रांडे टूल में जो आपके ग्रुप की जो हाइट होती है 8 mm होती है, और एएसटीएम टूल में जो आपकी ग्रुप की हाइट होती है वो 10 mm होती है। ये दो अलग अलग टूल होते हैं ग्रुप ग्रुप को बनाने के लिए, ग्रुप ग्रुप को ड्रॉ करने के लिए, कैसे ग्रांडे टूल और एएसटीएम टूल। एएसटीएम टूल का हम सैंडी सॉइल के केस में यूज करते हैं। एएसटीएम टूल को हम, अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल के केस में हम एएसटीएम टूल का यूज करते हैं। अब कुछ आपका और डाटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको जो हैंडल का रिवोल्यूशन होता है वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है, और सैंपल की जो फ्री फॉलिंग हाइट होती है वो 10 mm होती है। फ्री फॉलिंग हाइट ऑफ सैंपल इज 10 mm, और हैंडल रिवोल्यूशन आपका होता है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि इसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज का यूज करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज का इसमें यूज करते हैं। और जो डाटा हमको मिलता है इस कैसे ग्रांडे टूल से, डाटा ऑफ टेस्ट प्लॉटेड ऑन फ्लो कर्व। जो हमको डाटा मिलता है उसको हम एक फ्लो कर्व में हम ड्रॉ करते हैं। फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है, जो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होता है वो आपको फ्लो इंडेक्स को बताता है। ठीक है, हाँ, जो आपको स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होता है वो आपके फ्लो इंडेक्स को बताता है। फ्लो इंडेक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लो इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको होता है W1 माइनस W2। W आपका वाटर कंटेंट है तो ठीक है, W1 माइनस W2 अपॉन का लॉग N2 अपॉन N1 होता है। जो फ्लो इंडेक्स का जो कर्व बनता है, आपने अगर पढ़ा होगा कि आपका इसे स्ट्रेट लाइन बनता है फ्लो इंडेक्स का कर्व। इस इधर आपको वाटर कंटेंट होता है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, एक्स एक्सेस में आपके लॉगरिथमिक वैल्यू होती हैं। एक्स एक्सेस में आपके जो कि क्या होती हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू नंबर ऑफ ब्लोज आपके एक्स एक्सेस में होती हैं, और वाई एक्सेस में आपके वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें हम N1 N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी के माध्यम में आपका जो है फ्लो इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लो इंडेक्स आपको जो होता है वो शियर स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, शियर स्ट्रेंथ सॉइल शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी कम होगी। फ्लो इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है
उसकी वैल्यू इतनी कम होगी, मतलब सॉइल हमारी उतनी वीक हो जाएगी सीयर में। ठीक है। हाँ, तो ये पहला आपका मेथड होता है लिक्विड लिमिट निकालने का, कैसे ग्राइंडर टूल। दूसरा आपका निकल के आता है कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड में आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है कि कोन एंगल जो आपका कोन बनता है, या आपको जो कोन पेनिट्रेशन में ये जो आपका कोन होता है, तो इस कोन एंगल, इसका जो इंटरनल एंगल होता है वो आपका 31 डिग्री होता है, और कोन का जो वेट होता है 80 ग्राम होता है, 80 ग्राम कोन का वेट होता है। इसको हम फ्री फॉल करवाते हैं। अब जो वाटर कंटेंट एट विच कोन पेनिट्रेट अप टू 20 mm, वह वाटर कंटेंट जिस पे आपका कोन आपका 20 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम इसमें लिक्विड लिमिट बोलते हैं। ये दो आपके मेथड्स होते हैं लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करने के। पहला आपका कैसे ग्राइंडर टूल मेथड, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन मेथड। ठीक है, ये कुछ आपके मैंने मेथड्स बता दिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन बोला था कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट एक आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है जिसकी विलो विच, जिसके नीचे इफ वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, अगर श्रिंकेज लिमिट के नीचे का वाटर कंटेंट को डिक्रीज भी करते हैं तो नो चेंज इन वॉल्यूम, तो जो आपको सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम होता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, एक स्टेटमेंट इसमें ये बन जाता है कि श्रिंकेज लिमिट को हम एक तरह से मिनिमम वाटर कंटेंट भी बोलते हैं। किस केस में? ऑल्सो अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड, मतलब वह मिनिमम वाटर कंटेंट, वह कम से कम वाटर कंटेंट जिस पे आपको सॉइल पूरी तरह से सेचुरेट हो जाए, वह श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। तो एक डिफिनेशन इसकी ये भी निकल के आती है, मैं इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो। ठीक है। हाँ, क्या है कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड, श्रिंकेज लिमिट। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, उसको ही हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप लोग। द टाइप ऑफ टूल, द टाइप ऑफ टूल विच इज प्रेफर्ड फॉर सैंडी सॉइल। ठीक है। हाँ, विच इज प्रेफर्ड फॉर द सैंडी सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रूविंग इज आर। ऐसा कौन सा आपका जो इंस्ट्रूमेंट या टूल है जिसको हम सैंडी सॉइल के लिए प्रेफर करते हैं? तो मैंने पीछे बताया उसका नाम आपका एएसटीएम टूल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, एएसटीएम टूल को हम सैंडी सॉइल केस में यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने बताया था एएसटीएम टूल की ग्रुप की डायमेंशन क्या होती है, जो टॉप से अगर देखेंगे तो आपको 13.6 mm टॉप से होता है। बॉटम विड्थ आपकी एएसटीएम टूल की 2 mm होती है, और जो एएसटीएम टूल की हाइट होती है, एएसटीएम टूल की हाइट आपकी 10 mm निकल के आती है। वहीं अगर कैसे ग्राइंडर टूल की बात करेंगे तो कैसे ग्राइंडर टूल की आपकी जो टॉप हाइट होती है, मैंने क्या बताया था, इसकी जो आपकी टॉप हाइट निकल के आती है 11 mm। ठीक है। इसमें जो हाई, इसकी जो बॉटम विड्थ है 2 mm निकल के आती है, और कैसे ग्रांडे टूल की जो हाइट आपकी निकल के आती है इसमें आपकी 8 mm, इसके ग्रुप डायमेंशन ग्रुप की हाइट निकल के आती है कैसे ग्रांडे टूल के केस में। तभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैंडी सॉइल के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका एएसटीएम टूल होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन आपका आया भी है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप इन चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डेप्थ ऑफ द ग्रुप कट बाई कैसे ग्रांडे टूल। हम जो कैसे ग्रांडे टूल का यूज करते हैं उसमें जो ग्रुप की डेप्थ कितनी होती है, तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था, ग्रुप की जो डेप्थ होती है 8 mm निकल के आती है कैसे ग्रांडे टूल के केस में, और एएसटीएम के केस में यही डेप्थ आपकी 10 mm हो जाती है। तो 10 mm आपकी हो जाएगी एएसटीएम के केस में। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स सॉइल सैंपल, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल सैंपल्स टेकन फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट शैल पास थ्रू विच सीव। भारतीय मानकों के अनुसार तरल सीमा ज्ञात करने हेतु लिया गया मिट्टी का नमूना किस छलनी से पास होना चाहिए? ठीक है, कौन सी सीव यूज करते हैं? क्या वो 425 माइक्रॉन सीव होगा, क्या 75 माइक्रॉन? 75 माइक्रॉन नहीं होगा, 150 माइक्रॉन भी नहीं होगा, 630 भी नहीं होगा। मैंने बताया था वो सीव साइज आपकी 425 माइक्रॉन होती है। ठीक है, तो 425 माइक्रॉन की सीव का हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि इन लिक्विड लिमिट टेस्टिंग, जब हम लिक्विड लिमिट की टेस्टिंग करते हैं, द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज कॉल्ड, जो फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको इसको डिस्कस किया था पीछे। तो जो आपका स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, उस स्लोप को हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स का इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला आपको निकल के आता है, फ्लो इंडेक्स इज इक्वल टू आपका होता है W1 माइनस W2 अपॉन का लॉग ऑफ N2 बाई N1। ये फॉर्मूला निकल के आता है फ्लो इंडेक्स का, और मैंने बताया था फ्लो इंडेक्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के। ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम देखेंगे कि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है। तो टफनेस इंडेक्स हम देखते हैं, टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स को हम आईडी से डिनोट करते हैं। टफनेस इंडेक्स आपका होता है आई टी इक्वल टू आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन का आई एफ यानी फ्लो इंडेक्स। ये आपका टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला निकल के आता है। टफनेस इंडेक्स आपका होता है आई पी बाई आई एफ। ठीक है, आई पी बाई आई एफ आपका टफनेस इंडेक्स निकल के आता है। और टफनेस इंडेक्स का वैल्यू पूछ ले एग्जाम्स में, तो इसकी जो वैल्यू रेंज करती है ये आपकी 0 to 3 तक टफनेस इंडेक्स की वैल्यू रेंज करती है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो सॉइल आपकी क्रशेबल यानी फेरिएबल हो जाएगी, उस सॉइल को इजीली हम क्रश कर सकते हैं। ठीक है, इफ टफनेस इंडेक्स लेस देन दी 1, अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो वो सॉइल आपकी फेरिएबल सॉइल यानी
क्रशेबल सॉइल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सॉइल आपकी हो जाएगी वेरिएबल, यानी उसको इजीली हम क्रश कर सकते हैं अगर टफनेस इंडेक्स वो 1 से कम है। ठीक है, अगला टर्म निकल के आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हम्म, तो अगला आपका निकल के आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक सेकंड वेट करिएगा। मैं अभी स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ, तो बता देता हूँ उसको, ठीक है। हाँ, देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हम डिनोट करते हैं आपका आईपी से, ठीक है। इसको मेजर करते हैं आपका आईपी से। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का आपको जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। आईपी इज इक्वल टू आपका निकल के आता है लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। ये आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपकी निगेटिव कभी नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको हम एज जीरो मेंशन करके चलेंगे, ठीक है। हाँ, पहले मैं इसे देखिए क्या बोला हूँ कि एक सेकंड लिख लीजिएगा इसमें। देखें, मैं चीज़ों का मेंशन कर दिया पहले से। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज रिपोर्टेड एज जीरो। अगर आप देखो पहले तो आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी नहीं। अगर इस किसी केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो हम उसको जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, लो प्लास्टिक सॉइल इज यूज्ड फॉर द एम्बैंकमेंट। लो प्लास्टिक सॉइल को हम एज एम्बैंकमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे आपकी लो प्लास्टिक है या फिर मीडियम प्लास्टिक है, उसकी आपकी टेबल है। उस टेबल में आपकी जो वैल्यूज को आपको मेंशन करवा देता हूँ कि वो टेबल कौन सी है, देखिए। इन वैल्यूज को आप लोगों को डायरेक्टली याद रखनी है, टेबल से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हम्म, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यहाँ पे आपकी जाएगी सॉइल, ठीक है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी जीरो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी अगर जीरो है तो ये आपकी डिनोट करेगी कि आपकी नॉन प्लास्टिक सॉइल है, नॉन प्लास्टिक सॉइल। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो आपकी नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा और 7 से कम है, ठीक है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा और 7 से कम है तो उसको हम बोल देंगे लो प्लास्टिक सॉइल, उसको हम बोल देंगे लो प्लास्टिक सॉइल। अगर प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 7 से लेकर 17, 7 से ज़्यादा और 17 से कम है तो उसको हम बोल देंगे मीडियम प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। मीडियम प्लास्टिक बोल देंगे। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 17 से ज़्यादा है तो उसको हम बोल देंगे हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। उसको हम बोल देंगे हाई प्लास्टिक सॉइल। ये टेबल आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ क्या बताया कि लो प्लास्टिक सॉइल यानी प्लास्टिक इंडेक्स जीरो से ज़्यादा 7 से कम है, उसको हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन केस में यूज करते हैं, ठीक है। एम्बैंकमेंट के केस में हम उसको लो प्लास्टिक सॉइल को यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए, क्ले कंटेंट ऐड का देखो, अब एक ट्रिक याद रखनी है आपको कि क्ले कंटेंट हम जितना ऐड करेंगे, ठीक है। क्ले कंटेंट ऐड करो तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज कर जाती है। जितना ज़्यादा हम आप क्ले कंटेंट को ऐड करेंगे सैंपल में उतनी ज़्यादा आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज करती है, ठीक है। और सैंड एंड ग्रेवल को जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। हाँ, क्ले कंटेंट को ऐड करने से लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज कर जाती है, और सैंड और ग्रेवल को ऐड करने से लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट आदि क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। एक स्टेटमेंट ये पूछा था कि सॉइल विद लार्ज आईपी, ऐसी सॉइल जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है और लिक्विड लिमिट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, उस सॉइल को हम बोलते हैं फैट क्ले। क्या बोलते हैं, फैट क्ले। सॉइल विथ लार्ज प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट इज नोन एज फैट क्ले, उसको हम बोलते हैं फैट क्ले, ठीक है। हाँ, अभी की पूछ जाता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी डिपेंड्स करती है क्ले मिनरल्स एंड ऑल्सो केटायंस प्रेजेंट इन द वाटर, सोडियम, लाइक आप सोडियम जैसे आपको सोडियम केटायंस आपको होता है वो लार्ज प्लास्टिसिटी को लीड करता है। तो ये पूछ लेता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्ले मिनरल्स और जो आपके वाटर के अंदर जो आपके क्ले केटायंस प्रेजेंट होते हैं उन पे भी आपकी किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, आईपी की। किसकी वैल्यू, आईपी की डिपेंड करती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज जीरो देन द सॉइल इज नोन एज। अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी जीरो है तो मैंने बताया था उसको हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल, उसको हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल। अब नॉन प्लास्टिक सॉइल के आपके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका ग्रेवल और सैंड। तो ग्रेवल और सैंड जो आपके होते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल के एग्जाम्पल होते हैं। इसका मतलब ग्रेवल और सैंड की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो निकल के आती है। तो क्वेश्चन दिया है कि व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज जीरो देन द सॉइल इज नोन एज, हम क्लियर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सिल्ट भी नहीं होगा, तो उसको हम सैंड बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सैंड की जो आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आपकी जीरो निकल के आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई। सॉइल सैंपल के मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि
कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। मैंने ये भी कवर किया था कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में मैंने इनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल रूप में समझाया था। तो जिसने वो लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास को एक बार देख लेंगे। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, लगभग 50 मिनट के आसपास की क्लास है, उसको आप कवर कर सकते हैं 1.5x में देख सकते हैं अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल सैंपल को जो वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या वो पिग्नोमीटर मेथड है, क्या पीपेट मेथड है, क्या वो हाइड्रोमीटर मेथड है, वन पॉइंट मेथड है। तो सॉइल सैंपल का जो वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए पिग्नोमीटर मेथड का यूज करते हैं। पिग्नोमीटर मेथड से हम सॉइल सैंपल का और क्या फाइंड आउट करते हैं, तो पिग्नोमीटर मेथड से हम सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकालते हैं। ठीक है, मैंने पीछे बताया था इस वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका निकल के आता है क्या W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 GS अपॉन GS माइनस वन पूरे का माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता था। ऐसे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फॉर्मूला निकल के आता है वाटर कंटेंट का, ये जो मैंने आपको बताया वाटर कंटेंट को बताया। और मैंने बताया था कि जब हम पिग्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस केस में ड्राई सॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, हम सैचुरेटेड सॉइल को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए, उस केस में ड्राई सॉइल को प्रेफर करते हैं हम। ओके, चलो अब देखिए जो बाकी जो आपके मेथड्स दिए हैं इनमें से मैं आपको आपको अगर बताऊं मैं, तो वन पॉइंट मेथड का यूज हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जब आपका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकलता है आपका वन पॉइंट मेथड से, तो वन पॉइंट मेथड का यूज हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और पीपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड, ये दो आपके जो दो मेथड हैं, इनमें इसमें पार्टिकल साइज को एनालाइज करते हैं। अगर पार्टिकल की साइज अगर लेस देन 75 माइक्रोन से छोटी है तो उस केस में हम सेडिमेंट्री एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, जो कि आपके स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। तो उसी में आपके दो मेथड्स होते हैं, एक आपको होता है पीपेट मेथड, एक आपको होता है हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, हाँ, पीपेट मेथड और एक आपको होता है हाइड्रोमीटर मेथड निकल के आते हैं। पीपेट मेथड में क्या होता है, जो सैंपल की डेप्थ होती है हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम याद रखने वाली चीज़ है कि पीपेट मेथड में आपके कुछ करेक्शंस निकल के आते हैं। उनमें से आपका पहला होता है मेनिस्कस करेक्शन, दूसरा आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, तीसरा आपका होता है टेम्परेचर करेक्शन। तो जो आपका मेनिस्कस करेक्शन होता है, आपको जो मेनिस्कस करेक्शन होता है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछता है कि कौन सा करेक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा करेक्शन आपका नेगेटिव होता है। तो मेनिस्कस करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है। अगला आपका आता है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ये आपका नेगेटिव होता है। मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आपका निकल के आता है टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। ये आपका पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ओके, इन चीज़ों को आपको याद रखनी कि मेनिस्कस करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट आपका नेगेटिव होता है, और टेम्परेचर करेक्शन अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर अगर आपको डिक्रीज करेगा तो आपका नेगेटिव होगा। ये आपके हाइड्रोमीटर मेथड से संबंधित कुछ चीज़ें थी। हाइड्रोमीटर मेथड का यूज हम करते क्यों हैं, इससे हम सॉइल जो जबकि सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोमीटर मेथड से हम हाइड्रोमीटर मेथड से हम सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सैंपल की डेप्थ आपकी कांस्टेंट नहीं होती है। इसमें जो ग्लास ट्यूब यूज करते हैं उसको हम इन्वर्टेड, उसमें रीडिंग सेंसन होती है। ठीक, हाँ, इसमें आपका एक वल्व यूज करते हैं जिसमें वॉल्यूम बिलो द सेंटर ऑफ वल्व इज अप्रॉक्स 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकालने का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका तो 1 प्लस का RH/1000, ये फॉर्मूला निकल के आता है डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकालने के लिए 1 प्लस RH/1000, जहाँ पे आपका RH होता है रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग्स। ठीक है, ये आपका कुछ रिवीजन था सेडिमेंटेशन एनालिसिस से लेकर के। जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें एक आपका होता है सीव एनालिसिस, एक आपका होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के केस में मैंने आपको चीज़ बता दी कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। और जब जब हम करते हैं सीव एनालिसिस, तो अगर आपका पार्टिकल की साइज अगर 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तो उस केस में हम सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें आपके दो तरह की सीव्स होती हैं, एक आपकी होती है कोर्स सीविंग, एक आपकी होती है फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग का परफॉर्म करते हैं अगर आपकी पार्टिकल की साइज 4.75 एम से लेकर के 80 एम के बीच में है, तो उसको हम कोर्स सीविंग परफॉर्म करते हैं, जिसको हम ग्रेवल सीविंग के नाम से जानते हैं। एक आपको होता है फाइन सीविंग, अगर आपके पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से 4.75 एम के बीच में है तो उस केस में हम फाइन सीविंग परफॉर्म करते हैं, इसको हम सैंड सीविंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, फाइन सीविंग में हम टोटल 7 सीव का यूज करते हैं, टोटल 7 सीव का यूज करते हैं, और जो आपको कोर्स सीविंग होती है उसमें टोटल 5 सीव का यूज करते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों को आपको याद रखना, मैंने इस चीज़ को आपको मेंशन नहीं किया है, मैंने आपको चीज़ों को रिवाइज करवा दिया, तो आप लोग इनको याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि इफ एक्टिविटी ऑफ क्ले, अगर क्ले की एक्टिविटी अब 1.5 है तो वो क्ले किस तरह की होगी। देन द टाइप ऑफ क्ले, यदि मिट्टी की सक्रियता 1.5 है तो मिट्टी का प्रकार होगा, क्या वो मिट्टी आपकी निष्क्रिय है या समान या सक्रिय या माध्यम। ठीक है, तो उससे पहले हम समझें कि हमारी एक्टिविटी होता क्या है। एक्टिविटी को हम फाइंड आउट करते कैसे हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी एक्टिविटी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपको होता है आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन का परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन,
इसमें आपका एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, आईपी अपॉन का परसेंटेज रिफ्लेक्शन। अब आईपी इससे संबंधित कुछ आपकी वैल्यूज हैं। अगर आपका आईपी की वैल्यू लेस देन 0.75 है, अगर आईपी की वैल्यू 0.75 से कम है तो आपकी इनएक्टिव सॉइल कहलाएगी, उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव सॉइल। अगर आईपी की वैल्यू आपकी 0.75 से लेकर के 1.25 तक है तो उसको बोल देंगे हम नॉर्मल एक्टिव, उसको हम बोल देंगे नॉर्मल एक्टिव। ठीक है। अगर आईपी की वैल्यू अगर आपकी 1.25 से ज़्यादा है तो उसको हम बोल देंगे आपका एक्टिव सॉइल। ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन पूछा क्या कि यदि एक्टिविटी ऑफ क्ले, अगर क्ले की एक्टिविटी आपकी 1.5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव सॉइल। ठीक है। एक्टिव सॉइल यानी आपकी उसकी वैल्यू 1.25 से ज़्यादा, उसको हम एक्टिव सॉइल बोलेंगे। अब कुछ आपके क्ले मिनरल्स हैं जिनकी हमको एक्टिविटी याद रखनी है, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक टेबल यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। हम्म, देखिए। हम्म, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी आ जाएंगे एक्टिविटी। ठीक है। पहला क्ले मिनरल आपका था केओलिनाइट। मैं ये क्ले मिनरल्स आपको आगे क्वेश्चन के थ्रू पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आपको इनकी एक्टिविटी की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। पहला आपको निकल के आता है केओलिनाइट। ठीक है। इसकी एक्टिविटी आपकी होती है 0.4 टू 0.5, 0.4 टू 0.5। अगला आपका था इलाइट, अगला आपका था इलाइट, इलाइट की एक्टिविटी आपकी होती है 0.5 टू 1.0। ठीक है। अगला निकल के आता है आपका मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, मोंट मोरिलोनाइट। इसकी एक्टिविटी आपकी होती है 1 टू 7। ठीक है। अब इसमें आपको निकल के आता है कि अगर आपको सोडियम की मोंट मोरिलोनाइट है, ठीक है, अगर आपका सोडियम मोंट मोरिलो नाइट है तो इस केस में जो एक्टिविटी होती है 4 to 7 होती है। ठीक है। हाँ। कैल्शियम के केस में क्या हो जाएगा, कैल्शियम मोंट मोरिलोनाइट के केस में जो एक्टिविटी निकल के आती है वो आपकी आती है 1 to 5। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लेता है। तो क्ले मिनरल्स और उसकी एक्टिविटी, पहला आपका था आपका केवलिनाइट, इसकी एक्टिविटी आपकी होती है 0.4 to 0.5। दूसरा आपका निकल के आता है इलाइट, इसकी एक्टिविटी आपकी होती है 0.5 to 1। तीसरा आपका होता है मोंट मोरिलोनाइट, इसकी एक्टिविटी आपकी 1 to 7 निकल के आती है। अब इसमें आपके दो कैटेगरी हो जाती है, सोडियम मोंट मोरिलोनाइट जिसकी एक्टिविटी आपकी 4 to 7 होती है, एक आपकी होती है कैल्शियम मोंट मोरिलोनाइट जिसकी एक्टिविटी आपकी 1 to 5 निकल के आती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर अ क्ले, ठीक है, फॉर अ क्ले सॉइल व्हेन द नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू इट्स लिक्विड लिमिट देन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ फॉर दिस सॉइल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर दिस सॉइल। चिकनी मिट्टी के लिए जब जब प्राकृतिक जल अनुपात उसके तरल सीमा के बराबर हो तब स्थिरता सूचकांक यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगी। ठीक है। तो उसके पहले हम आपको बताते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स को फाइंड आउट करने को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आपको सिंपल फार्मूला आपको याद करना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम आईसी से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो आपका आता है लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन अपॉन का आईपी। ठीक है। आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसको अगर याद करने की ट्रिक आपको बताऊं तो ये ट्रिक मैंने अपने से फॉर्म की है, आप लोग इसको अपने से इस ट्रिक को जनरेट कर सकते हैं। बाकी मैंने जो जिस तरह से याद कर रहा है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है। आईसी, आईसी का आपको सी लेना है। ठीक है। सी एल ओ यानी सी एल ओ। ठीक है। सी एल ओ, सी एल ओ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू आपको होता है लिक्विड लिमिट, एल से आपका लिक्विड लिमिट माइनस का ओ से आपका नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है ना। तो आईसी इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इससे हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है। एक और इसमें टर्म निकल के आती है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। एक इसको भी यार यहाँ पे देख लेते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स, क्योंकि इन दोनों से एक आपकी रिलेशन जनरेट होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा। इसको हम डिनोट करते हैं एल से, सॉरी आई एल। लिक्विडिटी इंडेक्स को याद अगर याद करेंगे तो ये आपका होता है, इसका फॉर्मूला आपको होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस का प्लास्टिक लिमिट अपॉन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला निकल के आता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस का प्लास्टिक प्लास्टिक लिमिट अपॉन का आईपी। ठीक है। अब एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज इसको आप याद रखनी है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस का लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू आपको 1 होता है। ठीक है ना। हाँ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स एक दूसरे के आपके रेसिप्रोकल होते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपकी शियर स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। एक ये भी चीज याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के। ठीक है। हाँ, एक आप याद रखना कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, पूछा क्या गया है देखो। क्वेश्चन में बोला कि फॉर अ क्ले सॉइल व्हेन द नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू इट्स लिक्विड लिमिट। अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट आपके लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी फॉर दिस सॉइल, तो सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या होगी, जीरो होगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, जीरो अपॉन आई पी जीरो। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 4 to 8, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर सॉइल की सेंसिटिविटी यानी सॉइल की संवेदनशीलता अगर 4 से 8 के बीच में है, तो उसको सॉइल को हम क्या बोलेंगे। क्या हम उसको इनसेंसिटिव बोलेंगे, या सेंसिटिव बोलेंगे, या फिर नॉर्मल सेंसिटिव, या क्विक सेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं कि सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करते कैसे हैं। सेंसिटिविटी को निकालने का जो आपको फॉर्मूला होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल ऑन का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल, रिमोल्डेड सॉइल। ये आपका फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी को निकालने का। क्या होता है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, यानी रिमोल्डेड सॉइल। अब इसमें आपकी टेबल इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपकी सेंसिटिविटी की वैल्यू वन है, सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर वन है, तो उसको हम बोलेंगे इनसेंसिटिव सॉइल, उसको हम बोल देते हैं इनसेंसिटिव सॉइल। ठीक है, अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू आपकी 2 से ज्यादा और 4 से कम है, तो उसको हम बोल देते हैं आपका नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल सेंसिटिव, सेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी इंडेक्स की वैल्यू, अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 से ज़्यादा और 8 से कम है, तो उसको हम बोल देते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव बोल देते हैं। अगर सेंसिटिविटी इंडेक्स की वैल्यू आपकी 8 से ज़्यादा और 15 से कम है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी इंडेक्स की वैल्यू आपकी 15 से ज़्यादा है, अगर सेंसिटिविटी वैल्यू 15 से ज़्यादा है, तो उसको हम बोल देते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल, या उसी को बोल देते हैं क्विक क्ले। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 है, तो उसको हम बोलते हैं इनसेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू दो से ज़्यादा और 4 से कम है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सेंसिटिव। 4 से 8 है तो सेंसिटिव बोल देंगे, 8 से 15 है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 15 से ज़्यादा है तो उसको हम बोल देंगे अनस्टेबल। अब क्वेश्चन ने पूछा है आपका कि इफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्ले इज 4 to 8, देन इट इज कॉल्ड। अगर क्ले की सेंसिटिविटी 4 से 8 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव सॉइल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपकी चीजें सेंसिटिविटी से संबंधित थी। अब देखो इनसेंसिटिव सॉइल में आपका ग्रेवल और सैंड आते हैं। ठीक है, ग्रेवल और सैंड आपका इनसेंसिटिव सॉइल में आते हैं। अगर सेंसिटिव बोलेंगे तो क्ले और सिल्ट आपके सेंसिटिव सॉइल में आते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द फिनोमिना ऑफ स्ट्रेंथ लॉस, द फिनोमिना ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एंड गेन विद द टाइम विदाउट चेंज इन वॉल्यूम और वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। उस घटना को क्या बोलते हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ लॉस होती है, उस सॉइल को, मतलब सॉइल को अगर रिमोल्ड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है। कुछ टाइम के बाद अगर देखें तो उसमें स्ट्रेंथ अपने आप से क्या होती है, गेन होने लगती है विदाउट एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम। द फिनोमिना ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एंड गेन विद टाइम विदाउट चेंज इन वॉल्यूम और वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। क्या वो थिक्सोट्रॉपी है, क्या वो एक्टिविटी है, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी है, या सेंसिटिविटी है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। कोलेप्सिबिलिटी तो आपकी होती है कि इसमें वॉल्यूम चेंज, लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है। कोलेप्सिबिलिटी में अगर देखें तो इसमें आपका लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब कोई लोड अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आपका जो वॉल्यूम चेंज है उसको कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखो अगर जो कोलैप्स पोटेंशियल है, अगर कोलैप्स पोटेंशियल आपको 0 से 1% तक है, अगर जो कोलैप्स पोटेंशियल आपको 0 से 1% तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको हम बोल देंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो सेंसिटिविटी जो आपकी सीवियरिटी जो प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी जो कोलैप्स पोटेंशियल अगर 0 से 1% है, तो उसको हम बोलते हैं हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चर में नो प्रॉब्लम होगी। अगर कोलैप्स पोटेंशियल की वैल्यू 1 से 5% के बीच में, 1 से 5% है, तो मॉडरेट प्रॉब्लम होगी, मॉडरेट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ, अगर कोलैप्स पोटेंशियल की वैल्यू 5 से 10% के बीच में है, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत परेशानी होंगी, ट्रबल। ठीक है, परेशानियां जनरेट हो जाएंगी। अगर कोलैप्स पोटेंशियल की वैल्यू इसकी 10 से 20% है, अगर कोलैप्स पोटेंशियल की वैल्यू 10 से 20% है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर, सीवियर ट्रबल। ठीक है, अगर 20% से ज़्यादा है, तो आपको हो जाएगा वेरी सीवियर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। ज़्यादा पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन हाँ पूछ सकता है, कुछ स्टेट्स एग्जाम में पूछा गया इन वैल्यूज़ को। 0 से 1%, 1 से 5% होगा तो क्या होगा, 5 से 10% होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये मैंने बोल रखा है कोलैप्स पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। द टफनेस इंडेक्स ऑफ अ क्ले सॉइल इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, टफनेस इंडेक्स, ठीक है, आईटी। ये इस क्वेश्चन को, मतलब ये टफनेस इंडेक्स को मैंने आपको पीछे बताया है, तो मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी से चाहिए। मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि टफनेस इंडेक्स का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल क्या क्या होते हैं,
इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी? आप लोग इसका वीडियो रिस्पॉन्स करिएगा। ये तो चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और वीडियो को आगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए, धन्यवाद। हुँ, चलिए ठीक है।